दोस्तों, हाल ही में घटित घटनाओं के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और तालिबान के संबंध इस कदर मजबूत हो गए हैं कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि तालिबान पाकिस्तान से कह रहा हो कि तुम्हें भारत से टकराने से पहले हमसे टकराना होगा। जैसे हम देख सकते हैं कि भारत के विदेश सचिव और तालिबान से मुलाकात फिलहाल दुबई में संपन्न हुई है। उससे पहले भी हम देख सकते हैं कि भारत और तालिबान की मुलाकात पहले भी संपन्न हुई है और अब इस कदर संपन्न हुई है कि पाकिस्तान के तो मिर्ची लग गई है। और वहां के लोग भी अब कहने लगे हैं कि हम और भारत तो एक मित्र की तरह हैं और पाकिस्तान हमारा कॉमन दुश्मन है। उधर से तुम मारो, इधर से हम मारे, जैसे हम देखते हैं। भाई हमारा दोस्त भाई भाई है, किसान हमारा दुश्मन है। उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। और इसी संदर्भ में एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि हम अफगानिस्तान को इतना ताकतवर और समृद्ध देखना चाहते हैं। जैसे हम देखें, भारत एक ऐसा अफगानिस्तान देखना चाहता है जो स्वतंत्र, सुरक्षित, अखंड, शांत और लोकतांत्रिक हो। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अफगानिस्तान की धरती का प्रयोग आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं होने देंगे। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें और दोस्तों, अफगानिस्तान के लोग तो भारत के लोगों को अपना मित्र, अपना भाई, अपना हमसाया मानते हैं। जैसे कोई यहाँ से भारत से अफगानिस्तान जाता है तो उनसे वहां के जो दुकानदार है वो पैसे तक नहीं लेते। जैसे हम देखें, अफगानिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि लोग पैसा नहीं ले रहे। तो मैं अब मेरे को अजीब सा लगने लग जाता है। पैसा क्यों नहीं ले रहा है तुम ये बताए पहले। आप हमारा मेहमान तो मेहमान है तो यार, मेहमान तो सब आएगा, फिर क्या खाएगा, क्या जलेबी का पैसा हम ले रहे, इसका तो ले लो। हम क्या खिदमत करेगा? बस प्यार है क्या? बोलो। नहीं भाई, थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के संबंध इतने मित्रवत हो गए हैं कि इसका अंदाजा लगा पाना भी पहले काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, किस कारण से हुआ? आखिर अफगानिस्तान एक तरीके से आतंकवाद का गढ़ माना जाता था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक तरीके से मित्रवत व्यवहार हुआ करता था। आखिर इसमें बदलाव कैसे आए? आजादी से अब तक भारत और अफगानिस्तान के संबंध कैसे कैसे बनते गए, कैसे कैसे बिगड़े? फिर भारत और तालिबान के संबंध कैसे इतने मधुर हो गए? जो पहले भारत और तालिबान के संबंध बिल्कुल भी खराब थे, एक आतंकवादी के रूप में भारत तालिबानियों को देखता था। आखिर इतना परिवर्तन और इतना बदलाव कैसे आया? आजादी से अब तक 1947 से 2025 तक हम भारत और अफगानिस्तान के मधुर रिश्तों के बारे में या खटास भरे रिश्तों के बारे में संपूर्ण विवेचना विस्तार से करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में। आखिर अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, अमेरिका के लिए, यूएसएसआर पहले हुआ करता था, अब रूस के लिए, और अब चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए। दूसरा हम देखेंगे कि तालिबान का उदय अफगानिस्तान में कैसे हुआ, आखिर किस वजह से तालिबान अफगानिस्तान में अपने पैर पसारे और अमेरिका ने तालिबान कैसे खड़ा किया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम भारत की विदेश नीति, भारत और अफगानिस्तान के 1947 से अब तक के लिए भारत के लिए अफगानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सबके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में। अब दोस्तों, हम अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में देखें तो अफगानिस्तान क्या है, एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री है। जैसे हम इसको बड़ा करके देखते हैं तो अफगानिस्तान लैंडलॉक का मतलब होता है तो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, कहीं भी समुद्र का जल उसे टच नहीं करता हो, उस भूमि को लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। जैसे हम अफगानिस्तान की स्थिति देखें तो पहले, आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान तो एक ही हुआ करता था। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो एक तरीके से ये पूरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये पूरा एक ही हुआ करता था। तो उस समय ये तो हो गया भारत। और यहां से ऊपर से हम देखें तो 1991 से पहले तो पूरा चाइना को छोड़ के पूरा इधर यूएसएसआर ही हुआ करता था। जैसे अभी तो 15 देशों में टूट गया, तो उस समय पहले ये पूरा यूक्रेन सब पूरा एक तरीके से यूएसएसआर ही हुआ करता था। तो अफगानिस्तान क्या करता था, जैसे भारत और रशिया के बीच एक तरीके से बफर स्टेट का काम करता था। ये देखिए अफगानिस्तान की स्थिति ये है, बफर स्टेट का काम करता था। अब इसमें क्या है दोस्तों, आजादी से पहले पूरा ब्रिटेन का एम्पायर हुआ करता था। ब्रिटेन का एम्पायर, भारत पर ब्रिटिशों का राज था यहाँ पर, और ऊपर पूरा यूएसएसआर हुआ करता था। तो यह एक तरीके से अफगानिस्तान बफर स्टेट का काम करता था। अब इसकी हम जनसंख्या देखें तो जनसंख्या हम इसकी देखें तो लगभग, तो इसकी जनसंख्या 3 करोड़ 46 के लाख के लगभग है। 3 करोड़ 46 लाख, ज्यादा इसकी जनसंख्या भी नहीं है। और इसका क्षेत्रफल 6,52,000,
जैसे भारत का अभी फिलहाल कितना है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, उसी तरीके से 6,52,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। अब दोस्तों यह सभी देशों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अमेरिका तो चाहता है, जैसे हम इसको वापस से देखें तो अमेरिका तो चाहता है यहां पर अपना कंट्रोल स्थापित करना, ताकि रशिया पर अपना कंट्रोल स्थापित कर सके, यूएसएसआर को अपने कंट्रोल में यहां तक फैलने से रोक सके। तो अमेरिका का तो यहां पर काफी महत्वपूर्ण हित है। दूसरा हम देखें कि चाइना का क्या है, चाइना अपना पूरा, जैसे हम रेशम मार्ग देखें तो यहां से स्टार्ट होके यहां से रेशम मार्ग होते हुए पूरा यूरोप कंट्रियों तक यहां से रेशम मार्ग जाता था अरब कंट्रियों तक। तो चाइना अपना व्यापार बढ़ाने के लिए यहां पर कंट्रोल चाहता है। और भारत क्या चाहता है दोस्तों, भारत अपना प्रभाव क्यों बढ़ाना चाहता है? भारत अपना प्रभाव इसलिए बढ़ाना चाहता है, एक तो वह पाकिस्तान को कंट्रोल में कर सके, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सके। दूसरा हम देखें कि भारत अफगानिस्तान के जरिए, दोस्तों इसको मिटा के हम देखते हैं कि भारत अफगानिस्तान के जरिए, जैसे हम देखें कि भारत को पाकिस्तान तो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान तो रास्ता देता नहीं है। पाकिस्तान अगर रास्ता नहीं देता है तो भारत क्या करता है, यहां से चाबहार पोर्ट आता है और चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान होते हैं, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया के बाजारों तक, वहां के तेल भंडारों तक अपनी पहुंच बढ़ाता है। तीसरा हम देखें, तीसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को व्यापारिक मार्ग भी खोजना है। अफगानिस्तान के जरिए वह पूरा सेंट्रल एशिया और रूस तक व्यापार कर सकता है, अफगानिस्तान के जरिए वह पूरा यूरोप में भी जा सकता है, ईरान के होते हुए भी जा सकता है। तो अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो हम देखें कि यह पाकिस्तान को दबाव में रख सकता है, भारत और अफगानिस्तान मिलकर। दूसरा, भारत सेंट्रल एशिया तक सीधे पहुंच सकता है, वहां पर अपनी पकड़ मजबूत बना सकता है। तीसरा हम देखें कि जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है वो भारत अफगानिस्तान के जरिए यूरोप और सेंट्रल एशिया और रूस तक पहुंच सकता है। तो अफगानिस्तान भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम देखें कि पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का पनाहगार है। तो आतंकवादियों का पनाहगार है तो आतंकवादियां यहां पर अफगानिस्तान में पलते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर यहां पर पलते हैं। तो पाकिस्तान अफगानियों की सहायता से, तालिबानियों की सहायता से भारत यहां पर जो कश्मीर है उसको अनकंट्रोल रखने की कोशिश करता है, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। और पाकिस्तान और अमेरिका तो एक ही साथ है, और पाकिस्तान अमेरिका भी नहीं चाहता कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने, इधर चाइना भी नहीं चाहता। ये सब मिलकर भारत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि भारत और तालिबान अफगानिस्तान की दोस्ती इतनी मित्रवत कैसे हुई। दोस्तों हम बात करते हैं 1947 की। अभी हमने बताया कि 1947 के बाद, जैसे 1947 से पहले तो अफगानिस्तान एक तरीके से बफर स्टेट का काम करता था। बफर स्टेट क्या होता है, जैसे दोस्तों दो बड़े देशों के बीच एक कोई छोटा देश होता है, उसे बफर स्टेट के नाम से जाना जाता है। जैसे हम देखें भारत और चीन के बीच में नेपाल और भूटान, ये एक तरीके से बफर स्टेट का काम करते हैं। उसी तरीके से पहले जब ब्रिटिश एम्पायर पूरी दुनिया में फैला हुआ था और उसके बाद यूएसएसआर भी लगभग पूरा एशिया ही यूएसएसआर ने कंट्रोल कर रखा था, तो उन दोनों के बीच में उन दोनों एम्पायरों की जो सीमा डिसाइड होती थी वो अफगानिस्तान के रूप में काम करती थी। अब दोस्तों 1947 से लेके हम देखें 1973 तक, 1947 से 1973 तक इसमें क्या हुआ कि जैसे भारत आजाद हुआ तो उस समय नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था। अमेरिका एक तरफ था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था, सोवियत संघ, दोनों ही अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ हो लिया था, लेकिन भारत ने न तो रूस का साथ दिया और नहीं अमेरिका का, बोले हम तो स्वतंत्र रहेंगे। तो उस टाइम क्या हुआ दोस्तों, अफगानिस्तान में राजतंत्र हुआ करता था और वहां के शासक थे जहीर शाह, अफगानिस्तान के शासक थे जहीर शाह। तो जो नेहरू जी थे और जहीर शाह थे उनके बीच में काफी अच्छी पट रही थी, और अफगानिस्तान भी एक तरीके से न्यूट्रल कंट्री हुआ करता था। उसने भी न तो यूएसएसआर का साथ दिया और न ही उसने यूएस का साथ दिया। अब दोस्तों क्या होता है, साल आता है 1973 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। भारत और अफगानिस्तान के संबंध काफी मित्रवत थे, कोई दिक्कत इसमें नहीं थी, क्योंकि भारत तो न्यूट्रल था ही और अफगानिस्तान भी न्यूट्रल था और वहां पर राजतंत्र हुआ करता था। लेकिन 1973 में क्या हुआ, वहां पर राजतंत्र खत्म हो गया और एक नया प्रधानमंत्री बना जो चुनकर बनाया गया था। उसका नाम था
मोहम्मद दाऊद अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और ये एक तरीके से राजतंत्र समाप्त हो जाने के बाद वहां पर चुने गए थे मोहम्मद दाऊद। अब मोहम्मद दाऊद नए प्रधानमंत्री वहां पर बनते हैं, लेकिन उनका क्या दृष्टिकोण था? जैसे आजादी से पहले यह एक डूरंड लाइन मानी जाती थी, जो भारत को अफगानिस्तान से अलग करती थी। यह लाइन वह एक तरीके से डूरंड लाइन के नाम से जानी जाती थी, डूरंड लाइन, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत में ही था। जैसे ये रेड क्लिफ लाइन मानी जाती है, उसी तरीके से डूरंड लाइन अफगानिस्तान और भारत के बीच में मानी जाती थी। लेकिन जब ये मोहम्मद दाऊद नए प्रधानमंत्री बने तो ये पाकिस्तान के समर्थक माने जाते थे, पाकिस्तान के समर्थक माने जाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस डूरंड लाइन पर आक्रामक रवैया अपनाया कि हम ये इस डूरंड लाइन को मानते ही नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर बात आती है 1978 की। 1978 की 1978 में क्या हुआ कि इनके जो नूर तैराकी थे, अफगानिस्तान के नूर तैराकी, वो एक तरीके से मार्क्सवादी माने जाते थे, मार्क्सवादी। और इन्होंने क्या किया, दाऊद को, मोहम्मद दाऊद को सत्ता से हटा दिया और नूर तैराकी वहां पर नए राष्ट्रपति बने। लेकिन जो ये नूर तैराकी थे वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के समर्थन में नहीं थे, और पाकिस्तान उस समय अमेरिका का साथ दिया करता था। अब ये नूर तैराकी जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान के समर्थक नहीं थे तो अफगानिस्तान में काफी दिक्कतें बढ़ने लगी, क्योंकि पाकिस्तान वहां पर इंटरफेयर करने लगा अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ही चाहते थे कि अफगानिस्तान अपने कंट्रोल में रहे और यूएसएसआर यहां पर आ नहीं जाए। पाकिस्तान और अमेरिका को लगने लगा था कि यहां पर अपना कंट्रोल स्थापित किया जाए, किसी तरीके से नूर तैराकी का यहां पर तख्तापलट किया जाए। तो दोस्तों यहां पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमेरिका के दिलचस्पी बढ़ने लगी। अब नूर तैराकी ने क्या किया, अपने आप को सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में बचाने के लिए रुख किया यूएसएसआर का रुख किया। तो यूएसएसआर ने क्या किया कि नूर तैराकी को बचाने के लिए यहां पर अपनी सेनाएं भेजी। 1978 के बाद यहां पर अपनी सेनाएं भेजी नूर तैराकी को बचाने के लिए। अब दोस्तों अफगानिस्तान में धीरे धीरे संघर्ष बढ़ने लगा। अब आगे हम देखें, जैसे अफगानिस्तान में संघर्ष बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि यहां पर एक तो जो अमेरिका समर्थक थे अफगानिस्तान में एक तो अमेरिका समर्थक थे, उसका नाम था मोहम्मद आमीन। दूसरी तरफ यूएसएसआर समर्थक हो गए, यूएसएसआर समर्थक, उसका नाम था नूर तैराकी। अब यूएसएसआर तो चाहता था कि नूर तैराकी ही अफगानिस्तान में सत्ता पर बने रहे, और अमेरिका और पाकिस्तान चाहते थे कि मोहम्मद आमीन अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हो। अब दोस्तों इस तरीके से इनडायरेक्टली रूप से यूएस और यूएसएसआर के बीच संघर्ष होने लगा। अब अमेरिका तो बड़ी टेंशन में आ गया, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि तुम किसी तरीके से हमारी मदद करो जिसकी वजह से अफगानिस्तान में यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। दोस्तों जब भी यूएसएसआर और यूएस के बीच संघर्ष हुआ तो दुनिया के देश बर्बाद हुए हैं। जैसे हम देखें कि दुनिया के देशों में क्या क्या हुआ था, तो उस तरीके से हम देखें तो जैसे वियतनाम में यहां पर देखें तो वियतनाम में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों में एक तरफ यूएसएसआर समर्थक था तो दूसरी तरफ यूएस समर्थक था। इधर हम कोरिया में देखें, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, तो एक तरफ उत्तर कोरिया यूएसएसआर का समर्थक था तो दक्षिण कोरिया यूएस का समर्थक था, जिसकी वजह से यहाँ पर दंगे हुए, यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध लड़ा गया। तो इस तरीके से ही अफगानिस्तान में देखें, एक तो आ गया मोहम्मद आमीन, दूसरा आ गया नूर तैराकी। मोहम्मद आमीन अमेरिकी समर्थक माना जाता था और नूर तैराकी यूएसएसआर समर्थक माना जाता था। अब संघर्ष की कहानी अफगानिस्तान में लिखना स्टार्ट हुई और एक हंसता खेलता अफगानिस्तान आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था, उसको इन दोनों की वजह से बर्बादी का मुंह देखना पड़ा जो आज तक अफगानिस्तान भुगत रहा है। अब दोस्तों अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा, उस समय पाकिस्तान के एक जनरल थे, उसका नाम था जिया उल हक। दोस्तों अमेरिका ने क्या किया कि जिया उल हक को बहुत सारा पैसा, एमुनेशन और हथियार सप्लाई किए। वो किस लिए किए कि यहां पर कैसे भी यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को अफगानिस्तान में रोका जा सके। और जिया उल हक ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए पूरे पाकिस्तान को बेच दिया, अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को बेच दिया और पाकिस्तान की धरती का प्रयोग अफगानिस्तान के खिलाफ फ्रंट लाइन के तौर पर
किया गया। जब से ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हो गए थे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक तालिबान नाम का संगठन तैयार किया और सबसे पहले इसी टाइम इन्होंने मुजाहिदीन तैयार किए। मुजाहिदीन कौन थे? जो अफगानिस्तान में स्टूडेंट थे, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा ग्रहण करने को, पढ़ने को या शिक्षा लेने को ही तालीम कहा जाता था। तालीम का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना। तो इसी तालीम की वजह से इस संगठन का नाम पड़ा तालिबान। इनसे कहा गया कि तुम्हारे ऊपर रूस आक्रमण कर रहा है, रूस सैनिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है, तुम जाओ और मारो, रूस को मारो, यूएसएसआर को मारो। उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। तो दोस्तों इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग किया और 1988 में जिनेवा समझौते के तहत क्या हुआ कि यूएसएसआर को वापस अपनी सेनाएं लेकर वापस जाना पड़ा और यह तालिबान संगठन इसके बाद से स्थायी रूप से अफगानिस्तान में रह गया। दोस्तों इसी बीच यूएसएसआर ने क्या किया कि मोहम्मद नजीबुल्लाह नाम का राष्ट्रपति यहां पर बिठा दिया था, तो यूएसएसआर का समर्थक हुआ करता था। उन सबको यहां पर खदेड़ दिया। मोहम्मद नजीबुल्लाह को भी यहां से अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और यहां पर 1988 के बाद 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और उसके बाद यूएसएसआर की ताकत समाप्त हो गई और विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बच गई, उसका नाम था अमेरिका। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, 1991 के बाद भारत भी कमजोर पड़ गया। भारत भी धीरे धीरे, क्योंकि 1971 में यूएसएसआर और भारत की संधि हो चुकी थी, मैत्री की और मित्रता की संधि उस समय हो चुकी थी, जिसकी वजह से भारत भी यूएसएसआर के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता था। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया कि तालिबान का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन तालिबान और उस समय जो अमेरिका चाहता था यहां पर लोकतंत्र बिठाना, इन दोनों के बीच में संघर्ष छिड़ने लगा। लेकिन इसमें जीत हुई तालिबान की और 1996 में यहां पर तालिबान ने अपना शासन स्थापित कर लिया और शरिया लॉ लागू कर दिया और यह सरकार चली 2001 तक। अब दोस्तों ये तो बात हो गई 2001 तक तालिबान की सरकार यहां पर स्थापित हो गई और तालिबान एक तरीके से आतंकवादी संगठन था जो आईएसआई पाकिस्तान और अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया था। अब दोस्तों इस बीच क्या हुआ कि धीरे धीरे तालिबान वालों को लगने लग गया था कि हमारा इस्तेमाल किया गया है हमारी जमीन को बर्बाद करने के लिए। पाकिस्तान और अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल मतलब यूज किया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया गया है। अब ये अब तक तो लड़ाई लड़ रहे थे यूएसएसआर से, अब खाली बैठे हुए थे। इनको तो एक ही उद्देश्य था, लड़ना। इनका तो एक ही काम था कि जीवन में बस लड़ना ही है, उसके सिवा कुछ करना नहीं है। अब दोस्तों इनके 2001 तक इनके धीरे धीरे समझ में आने लगा था कि किस तरीके से अमेरिका ने इनका इस्तेमाल किया था, तो इनका दिमाग खन्ना गया और खन्ना जाने के साथ ही इन्होंने जो व्यापारिक केंद्र था अमेरिका का, वहां पर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने वहां पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, व्यापारिक केंद्र था, वहां पर हमला कर दिया 2001 में और अमेरिका को ही चने चबुआ दिए। इसके बाद अमेरिका के समझ में आ गया कि अब स्थिति काफी मुश्किल होने वाली है, अब तो तालिबान को मिटाना ही होगा, क्योंकि इनका यूज अब खत्म हो चुका था, यूएसएसआर मिट चुका था, यूएसएसआर बढ़ चुका था, अब तालिबान की यहां पर कोई जरूरत नहीं थी। अब दोस्तों क्या होता है 2001 में भारत में भी कई परिवर्तन यहां पर देखने को मिले, क्योंकि भारत में 2001 में हुआ संसद पर हमला, क्योंकि इस वक्त तो आईएसआई तालिबान को चला रही थी, तो भारत में भी काफी कुछ इन्होंने किया। पहला तो किया संसद पर हमला 2001 में, दूसरा एक विमान हाईजैक हुआ था जो नेपाल से चला था, IC-814 जो नेपाल से चला था और कंधार, अफगानिस्तान के कंधार में ले जाकर वहां पर विमान हाईजैक किया गया था। ये दो काम उस समय हुए थे और कश्मीर में अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा दिया गया। अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा दिया गया और कश्मीर में अशांति फैलाई गई। वो सब तालिबान और आईएसआई की मदद से भारत में किया गया और भारत को अस्थिर करने का प्रयास किया गया। तो शुरू का जो तालिबान का शासन था 1996 से 2001 के लिए, वो भारत के लिए काफी दिक्कतें पैदा करने वाला था। लेकिन दोस्तों अब अमेरिका को झटका लग चुका था। अमेरिका भी सोचने लगा था कि तालिबान को खत्म करना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो दोस्तों क्या हुआ कि 2001 में अमेरिका ने अपनी नाटो सेनाएं भेजी पूरी अफगानिस्तान में पूरी नाटो सेनाएं भेजने के साथ साथ क्या हुआ कि यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल तहस नहस कर दिया तालिबान को मिटा नहीं सके 2021 तक। हालांकि इन्होंने यहां पर तालिबान को हटा के लोकतंत्र स्थापित कर दिया 2001 के बाद और हामिद
करजई यहाँ के राष्ट्रपति बनाए गए, जो लोकतंत्र के प्राय माने जाते हैं। दूसरा हम देखें कि 2001 से 2021 तक इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, तालिबान का सफाया कर दिया, लेकिन तालिबान को मिटा नहीं सके, क्योंकि पहले भी ये रूस को भगा चुके थे। और 2001 से 2021 तक 20 सालों तक अमेरिका अफगानिस्तान में लड़ता रहा, लेकिन अमेरिका को आखिरकार हार माननी पड़ी और इन लड़ाकों की मदद से, तालिबानी लड़ाकों की मदद से अमेरिका को यहां से भागना पड़ा। और 2021 में अमेरिका यहां से वापस अपने सैनिकों को बुला लेता है। उसके बाद 2021 से अब तक यहां पर अफगानिस्तान में वापस से तालिबान का शासन स्थापित हो गया है। अब दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के संबंध इस बीच क्या क्या रहे। 1973 तक तो हमने देखा था कि यहाँ पर राजतंत्र था, तो भारत और अफगानिस्तान एक तरीके से मित्रवत व्यवहार उस समय हुआ करता था। उसके बाद भारत 1996 तक, जब तक तालिबान शासन नहीं आया था, उस समय एक तरीके से कटा हुआ था, एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहे थे, तो भारत भी ज्यादा अफगानिस्तान में रुचि नहीं ले रहा था। लेकिन जब तालिबान ने बहुत बड़ा काम किया, तालिबान ने अमेरिका पर प्रहार करके अमेरिका को उकसाया और अमेरिका ने तालिबान को खत्म किया, जिसकी वजह से भारत को भी काफी फायदा हुआ। अब वापस से तालिबान आया 2021 में। उससे पहले क्या हुआ कि जैसे हामिद करजई वहां के राष्ट्रपति बन गए थे अफगानिस्तान के। जैसे दोस्तों हम देखें तो उससे पहले 2005 में क्या हुआ था, 2005 में जैसे वहां पर लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो 2005 में हामिद करजई और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक दूसरे देशों की यात्रा की और 2005 में समझौता हुआ भारत और अफगानिस्तान की मैत्री का। और भारत ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया, बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए, वहां पर सड़कें बनवाई गई, वहां पर बहुत सारी मदद दी गई उनको, वहां पर अस्पताल बनवाए गए, वहां पर संसद भवन बनाई गई, वहां पर डैम बनवाए गए, बहुत सारे काम और बहुत सारी मदद भारत ने अफगानिस्तान को दी और अफगानिस्तान को एक तरीके से स्टेबल करने का भारत ने प्रयास किया। अब इन जो मदद दी गई उनमें हम देखें तो बहुत सारी मदद भारत ने अफगानिस्तान को दी थी। जैसे भारत ने वहां पर बहुत सारा निवेश किया 2021 और 2005 और 2021 के बीच में लगभग 22,000 करोड़ का निवेश वहां पर किया था। अफगानिस्तान में क्या हुआ, संसद भवन, काबुल में संसद भवन बनाया भारत ने 775 करोड़ की लागत से, 775 करोड़ की लागत से काबुल में संसद भवन बनाया। और जारांज डोलरान हाईवे ईरान अफगानिस्तान सीमा तक 1100 करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनाया, यह हाईवे यहां पर बनाया गया। और सलमा डैम बनाया गया हेरात प्रांत में, अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में सलमा डैम बनाया गया पानी पीने के लिए। और बाद में हम देखें कि 2021 और उससे पहले 2021 के बाद में जो भेजी गई सामग्री है, अभी तालिबान में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां और 27 टन भूकंप सहायता केंद्र, 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो की खुराक, 1.2 टन स्टेशनरी किट और नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए 11,000 यूनिट स्वच्छता किट, 500 यूनिट सर्दियों के कपड़े, कोविड वैक्सीन के 1.5 मिलियन खुराक, कोविड वैक्सीन कोरोना काल में कोविड वैक्सीन की भी 1.5 मिलियन खुराक यहां पर दी गई। ये बाद की बात है 2021 के बाद, जब तालिबान का शासन दोबारा आया तो तालिबानी उस समय बहुत खुश हो गए कि भारत तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। उससे पहले भी हम देखें कि जैसे अफगानिस्तान में ये सलमा डैम है जो अफगानिस्तान में भारत ने अफगानिस्तान में बनाया था, ये जो संसद भवन है इसका निर्माण भारत ने करवाया था। अब दोस्तों जैसे हम देखें कि अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा भारतीय प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें से 22,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश है और दोनों देशों के बीच अभी लगभग 7,500 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार चलता है। अब दोस्तों ये तो हो गई 2001 से 2005 से 2021 तक की बात। भारत ने उनकी काफी मदद की थी, जिसकी वजह से और भारत और अफगानिस्तान के काफी दोस्ताना ताल्लुकात, दोस्ताना रिश्ते हो गए थे। उसके बाद फिर से तालिबान आया, लेकिन जो पहले का तालिबान था वो भारत के लिए काफी दिक्कतें पैदा करने वाला था, एक तरीके से आतंकवादी का ही रूप था। और उसके बाद जब 2021 में आया तो भारत ने सोचा कि अब तो तालिबान से ही संपर्क करना, तालिबान से ही संबंध जोड़ना भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उससे पहले भी मोदी जी ने 2016 में अफगानिस्तान की यात्रा की थी, उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी महत्वपूर्ण काम किए गए थे और समझौते भी उस समय
किए गए थे। अब दोस्तों 2021 के बाद जब तालिबान का शासन आया तो उस समय फिर से भारत को दिक्कतें होने लग गई थी, लेकिन भारत इस समय पहले से ही तैयार था कि तालिबान अगर शासन आएगा तो तालिबान को ही कैसे भी कन्विंस करके अपने पक्ष में मिलाना है। तो दोस्तों ये 2021 के बाद की बात है, जब तालिबान संकट में आया तो भारत ने तालिबान की खुलकर मदद की और तालिबान को हालांकि एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी, एक सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी तालिबान को, लेकिन भारत ने तालिबान की काफी मदद की है। और पाकिस्तान और तालिबान के जो विरोध चल रहे थे उनमें भी भारत ने तालिबान का ही समर्थन किया है। हर क्षेत्र में भारत ने तालिबान के ऊपर काफी निवेश किया है, तालिबान को काफी अपना सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से तालिबान को समझ में आ गया कि भारत ही हमारा एक सच्चा दोस्त हो सकता है। जैसे हम क्रिकेट टीम के बारे में देखें तो क्रिकेट टीम अफगानिस्तान की तो भारत में ही रहती है और भारत में ही अभ्यास करती है, क्योंकि अफगानिस्तान में तो स्टेडियम है नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से भारत ने धीरे धीरे अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में लेने का काम किया है और तालिबान को एक मित्र के रूप में देखने का काम भारत ने किया है, जिसकी वजह से तालिबान भी एक तरीके से भारत के प्रति अपना काफी सॉफ्ट रवैया रखता है और तालिबान वालों को भी समझ में आ गया है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जिसने हमारे ही खिलाफ अपनी जमीन अमेरिका को दी थी अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए। तो भारत और तालिबान के रिश्ते इस समय काफी मजबूत और काफी संगठित हो गए हैं, जिसकी वजह से अभी जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान में लड़ाकों ने क्या किया, वहां पर 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर अभी जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी वजह से अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अब दोस्तों जैसे उसके बाद भारत के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने इनसे मुलाकात की है दुबई में और भारत के रिश्तों के बारे में काफी गंभीरता से, जो आज तक भारत और तालिबान की काफी उच्च स्तरीय वार्ता मानी जा सकती है। इस तरह दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आजादी से अब तक बनते और बिगड़ते रहे हैं, लेकिन फिलहाल काफी मजबूत संगठन भारत और अफगानिस्तान का दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी दिक्कत और टेंशन हो सकती है। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि भारत और अफगानिस्तान कैसे मिलकर पाकिस्तान को कंट्रोल में कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।